आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज वन बाय एक्सिस अलायंस। द्वितीय विश्व युद्ध एक्सिस अलायंस द्वारा जीता गया था। सेकेंड स्टेटमेंट है द पीएम ऑफ यूके वॉज विंस्टन चर्चिल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूके के पीएम चर्चिल थे। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल वन, केवल टू, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, या फिर नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर आप लिखा करिए ताकि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में ये क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा। देखिए, हम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज वन बाय एक्सिस अलायंस। द्वितीय विश्व युद्ध एक्सिस अलायंस द्वारा जीता गया था। क्या ऐसा हुआ था? क्या एक्सिस अलायंस जीता था? नहीं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एक्सिस अलायंस ने नहीं बल्कि एलाइज अलायंस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता था। अब एक्सिस में कौन कौन से देश थे और अलायंस में कौन कौन से देश थे। एक्सिस में जर्मनी था, इटली था, जापान था, और अलायंस में अमेरिका था, सोवियत यूनियन था, यूके था, फ्रांस था, और थोड़ा बहुत एज एक्सपेक्टेड चाइना था। ये दो अलग अलग ध्रुव थे जिनके बीच में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था। एक तरफ अलायंस यूनियन था और एक तरफ एक्सिस यूनियन था। कब से कब तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था? 1939 से 1945 तक ये विश्व युद्ध दूसरा हुआ था। अब ये खत्म कब हुआ? देखिए, जब नाजी जर्मनी के हार गए और जब जापानीज और इटालियन एम्पायर का फॉल हो गया, लीग ऑफ नेशन डिसॉल्व हो गई और यूनाइटेड नेशंस बन गया, और जापान पर हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका द्वारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, सबसे मेन कारण यही था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड तब जाकर खत्म हुआ जब अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट किया, बॉम्ब गिरा करके जापान के ऊपर। इस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी जब सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। तब फिर ब्रिटेन और फ्रांस आ गए जर्मनी पर हमला करने के लिए। इस तरह ये पूरा एक धीरे धीरे अलग दो भागों में अलग अलग नेशंस ने दोनों ज्वाइन किए, एक अलायंस बना और ये विश्व युद्ध दूसरा हुआ। अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द पीएम ऑफ यूके वॉज विंस्टन चर्चिल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेकेंड विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकेंड, यानी कि केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है। अब सोवियत यूनियन को कौन लीड किया था? जोसेफ स्टालिन ने लीड किया था। अमेरिका को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने और हैरी एस ट्रूमैन ने। फ्रांस को चार्ल्स डी गुले ने लीड किया। जर्मनी, जैसे मैंने आपको बताया कि अडोल्फ हिटलर ने किया था, और इटली को मुसोलिनी ने किया था, और जापान में एक एम्परर थे हिरोहितो, उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को लीड किया था। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है अलायंस फाउंडेड टू काउंटर नाटो वॉज। नाटो का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया गठबंधन था। शियाटो था,
वार्सा पैक्ट या फिर सेंटो या फिर आईओसी? बताइए इसका आंसर क्या होगा। नाटो के काउंटर में आपको बताना है कि कौन सा गठबंधन स्थापित किया गया था, या वो कोई एक पैक्ट था या ट्रीटी थी। आपको इनमें से बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। ये एक मिलिट्री अलायंस था। कब बनाया गया था? 4 अप्रैल 1949 को ये एस्टैब्लिश हुआ था। इसके मेंबर कौन कौन से नेशंस थे? बेल्जियम था, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। बाद में भी कई नेशंस ने ज्वाइन किया इसे, जैसे ग्रीस, तुर्की, स्पेन, हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया और भी कई नेशंस थे जो कि नाटो को बाद में ज्वाइन किए थे। इसका बनाने का एम क्या था? एम था कि आर्म अटैक अगर किसी भी एक देश के खिलाफ इस पूरे ग्रुप में होता है, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, तो उस अटैक को माना जाएगा कि ये सारे नेशंस पर एक कलेक्टिव अटैक है और हमें इसको रिटेलिएट करना है, इसका जवाब देना है। और दूसरा कारण भी इसका ये था कि जिस तरह से कम्युनिज्म बढ़ रहा था, उसकी पावर बढ़ रही थी, यूएसएसआर पूरी तरह से पूरे विश्व पर कंट्रोल बना रहा था, उसको एक तरह से सीमित करने के लिए भी इस संगठन को बनाया गया था। अब बाद में वार्सा पैक्ट क्यों बना इसका मुकाबला करने के लिए? वार्सा पैक्ट को भी साइन किया गया वार्सा में, पोलैंड के, जहां पर सोवियत यूनियन और अदर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनमें मिलकर के इसे साइन किया और 1955 में ये बना। इसमें क्या था? इसमें था कि ये मोटिवेटेड था अपने एक, इसका डिज़ायर था कि हमें मिलिट्री फोर्सेस जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की हैं उन्हें एक तरह से मजबूत करना है। इसमें सोवियत यूनियन था, अल्बानिया थी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, ईस्ट जर्मनी। इस तरह आपको क्या पता चला कि नाटो भी एक मिलिट्री अलायंस था और वार्सा पैक्ट भी साइन किया गया था, मिलिट्री अलायंस से ही रिलेटेड था। बस फर्क इतना था कि इसमें यूएसएसआर लीड कर रहा था और नाटो को अमेरिका, यूके और जो जितने नेशंस थे वो मिलकर लीड कर रहे थे और इसमें शामिल थे। करेक्ट? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, चार्ली विल्सन इज द नेम अटैच्ड विथ। चार्ली विल्सन एक नाम है जिसके साथ जुड़ा हुआ है। आपको बताना है अफगान जिहाद के साथ, 9/11, कोरियन वॉर के साथ है या फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के साथ है। यहाँ पे कोरियन वॉर है, कोरियाई युद्ध से जुड़ा हुआ नाम है, या फिर 9/11 से, या विश्व युद्ध फर्स्ट से, या फिर अफगान जिहाद से। चार्ली विल्सन। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अफगान जिहाद से जुड़ा हुआ ये नाम है, ये अमेरिका के थे। एक तरह से ये इन्होंने मिल करके यूनाइटेड स्टेट्स की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके साथ मिल करके इन्होंने जो अफगानिस्तान में मुजाहिदीन वॉर कर रहे थे यूएसएसआर के साथ, एक्चुअली वॉर चल रहा था अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के बीच में, और यहाँ से अमेरिका बीच में रोल में आ गया अपने ऑपरेशन साइक्लोन को लेकर के। इसको पूरा नाम दिया गया एक ऑपरेशन साइक्लोन, जिसमें कि ये था कि हमें मदद करनी है मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान में है, हमें उनको फाइनेंशियली हेल्प करनी है, उनके लिए वेपन्स करना है और सैटेलाइट की, इंटेलिजेंस की, मैप्स की, जो भी मदद हो सकेगी, मिसाइल की, हम वो सब कुछ उनको फिनांस करेंगे, उनको देंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिका यूएसएसआर का विरोधी था, क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, और इसी वजह से यूएसए ने ये डिसीज़न लिया था कि हमें अफ़गानिस्तान में जो मुजाहिदीन ग्रुप है जो अफ़गान में रेबल कर रहा है
एक ग्रुप था वो मुजाहिदीन, हमें उनको फिनांस करना है, कैसे भी करके हमें जो सोवियत यूनियन वहाँ पर वॉर करने के लिए आया है उसे वहाँ से भगाना। ये कब हुआ था पूरा इंसिडेंट? 1979 से 1989 के बीच में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, हु लेबल्ड केनेथ वॉल्श रियलिज्म एज डिफेंसिव रियलिज्म? किसने केनेथ वॉल्श के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी थी? ए स्वेलर, बी फरीद जकारिया, सी मेर्समैर, डी हांस मर्गेंथेव। बताइए इसका आंसर क्या होगा? रक्षात्मक यथार्थवाद कहा था केनेथ वॉल्श के यथार्थवाद को, किसने? आपको ये बताना है। अगर आपने यथार्थवाद पढ़ा होगा तब आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके बिना तो रियलिज्म टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होता। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेर्समायर ने ही केनेथ वॉल्श के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद की संज्ञा दी थी। ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और आईआर स्कॉलर हैं। ये खुद यथार्थवाद के ही स्कूल से बिलोंग करते थे। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये इन्होंने कहा कि जो वॉल्श हैं उनके अनुसार प्रत्येक राज्य का उद्देश्य अपनी सुरक्षा में अधिक से अधिक वृद्धि करना है, और वो तो कहते हैं कि राज्य के द्वारा अत्यधिक शक्ति संचय के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अनिश्चितता में वृद्धि होती है। अगर बहुत ज़्यादा कोई नेशन पावरफुल हो जाएगा तो एक तरह से वहाँ पर कुछ भी निश्चय करना मुश्किल हो जाएगा, एक अनिश्चितता का माहौल बन जाएगा। इसी को काउंटर करने के लिए मेर्समायर ने केनेथ वॉल्श के यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद कहा, क्योंकि मेर्समायर के अनुसार यह था कि राज्य का मूल उद्देश्य अधिक शक्ति अर्जित करना है, और इस वजह से तो खुद ही इनके यथार्थवाद को एक आक्रामक यथार्थवाद की संज्ञा दी गई थी, ऑफेंसिव रियलिज्म। ये मेर्समायर के रियलिज्म को कहा गया था, और इन्होंने खुद केनेथ वॉल्श के रियलिज्म को डिफेंसिव रियलिज्म की संज्ञा दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन वॉर ऑन टेरर? किसने यह नारा दिया कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध? प्रेसिडेंट केनेडी ने, प्रेसिडेंट चर्चिल ने, प्रेसिडेंट ओबामा ने, या प्रेसिडेंट बुश ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा? किसने यह नारा दिया था आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध? 4 प्रेसिडेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि किसने यह स्लोगन दिया था। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यह स्लोगन दिया था वॉर ऑन टेरर। किस इंसिडेंट के बाद इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी बताइए? 9/11 की जो घटना अमेरिका में हुई थी 2001 11 सितंबर को, उसी के वजह से इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इसमें था क्या पॉलिसी इन्होंने कहा कि अमेरिका को अपनानी चाहिए? इन्होंने कहा कि हमें एक ग्लोबल वॉर छेड़ देना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ, हमें टेररिज्म के अगेंस्ट एक कलेक्टिव रूप से ग्लोबल वॉर की ज़रूरत है। और इसी वजह से इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया और उसका नाम दिया था ऑपरेशन का कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। कुल मिलाकर के हमें आतंकवाद से आज़ादी चाहिए। और 2002 में ही इन्होंने एक एक्सिस ऑफ इविल कुछ राज्यों को मिलाया और उन्हें कहा कि ये एक दुष्ट राज्यों की धुरी है। उसमें किसको इंक्लूड किया? इराक को इंक्लूड किया, ईरान को इंक्लूड किया, नॉर्थ कोरिया को, और कहा कि ये वही राज्य हैं जो आतंकवाद को प्रयोजित कर रहे हैं, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया, एक्सिस ऑफ इविल में इन कंट्रीज को रखा। इस स्लोगन के पीछे सिर्फ एक वजह थी कि इससे यूएस ने एक मिलिट्री कैंपेन चला दिया टेररिज्म के खिलाफ, जस्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ 9/11 का जो अटैक अमेरिका के ऊपर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो हुआ था, उसी से इनको समझ में आया कि आतंकवाद भी कोई चीज़ होती है। इसके पहले तो अमेरिका बहुत क्लियरली टेररिज्म को एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था।
उससे कितना भी कोई अदर नेशन कितना भी इंसिस्ट कर ले, ये आतंकवाद को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। पर जब अमेरिका पर अटैक हुआ उसके बाद अमेरिका एकदम से टेररिज्म के खिलाफ खड़ा हो गया और इसी वजह से प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ये स्लोगन दिया वॉर ऑन टेरर की हमें आतंकवाद के विरुद्ध एकदम युद्ध छेड़ देना है। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 6th क्वेश्चन में ऑथर और बुक्स, आपको ऑथर को बुक के साथ मैच कराना है कि किस ऑथर की कौन सी बुक है। माइकल वॉल्जर हैं, लियो टोल्स्टॉय हैं, डेविड जॉन क्लुकन है और एजे कोट्स हैं। 4 बुक्स दी हुई हैं, वॉर एंड पीस, जस्ट एंड अनजस्ट वॉर्स, काउंटरिंग ग्लोबल इंसर्जेंसी, एथिक्स ऑफ वॉर। देखिए ऐसे बताइए, मैच कराइए। ऑथर और बुक के बिना तो आपका एग्जाम कंप्लीट ही नहीं होगा, इसलिए आपको आना चाहिए इम्पॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स। सारे बुक और ऑथर याद करना तो बहुत मुश्किल है, पर इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर सबको एक का तो 100% आंसर पता होगा, वो है लियो टोल्स्टॉय की बुक वॉर एंड पीस। 1869 में ये बुक पब्लिश हुई थी और यही सबको एक आंसर अगर आ रहा होगा, उससे ज़्यादा अगर किसी को आ रहा होगा तो दैट्स वेरी गुड, पर जिसको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चंस लगाया करे, क्योंकि तभी आप जान पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं या आपने जो पढ़ा है उससे कौन सा क्वेश्चन आ रहा है या ये टॉपिक आपने अभी तक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। इसलिए क्वेश्चंस आप सारे लगाया करिए। देखिए लियो टोल्स्टॉय की बुक हो गई वॉर एंड पीस, 1869 में पब्लिश हुई थी। फिर माइकल वॉल्जर, इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है जस्ट एंड अनजस्ट वॉर्स। कब पब्लिश हुई? 1977 में। सी है डेविड जॉन क्लुकन, इनकी कौन सी बुक है? इनकी बुक है काउंटरिंग ग्लोबल इंसर्जेंसी। कब पब्लिश हुई? 2005 में। लास्ट है एजे कोट्स, एक ही बुक आपके पास बची, वो है द एथिक्स ऑफ वॉर। ये एजे कोट्स की बुक है, 1997 में पब्लिश हुई। देखिए पूरा नाम जो जस्ट एंड अनजस्ट वॉर है माइकल वॉल्जर का, इसका पूरा नाम इस बुक का है जस्ट एंड अनजस्ट वॉर्स, अ मोरल आर्ग्यूमेंट विद हिस्ट्री इलस्ट्रेशन। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सेकेंड में ये दिया हुआ, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, आपको बताना है। ऑर्गेनाइजेशन है, लोकेशन ऑफ ऑपरेशन आपको दिया हुआ है कि ये संगठन इस जगह पर काम करता है, पर एक है जो इसमें से गलत दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। बोको हराम के सामने नाइजीरिया है, हेजबोला के सामने लेबानन है और इस्लामिक जिहाद यूनियन के सामने लीबिया है और हक्कानी नेटवर्क के सामने अफगानिस्तान है। एक इसमें से गलत है। देखिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है बोको हराम, ये नाइजीरिया में वर्क करता है, ये बिल्कुल सही है, ये नाइजीरिया में वर्क करता है। बोको हराम एक जिहादी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, 2002 में फाउंड किया गया था बाय मोहम्मद यूसुफ, ये तो सही हो गया। बी है हेजबोला लेबानन, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, 1985 में फाउंड किया गया था बाय हुसैन फादुल्ला ने इसको फाउंड किया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था। सी है इस्लामिक जिहाद यूनियन लीबिया में, ये गलत है, नहीं ये गलत है, ये इस्लामिक जिहाद यूनियन है पर लीबिया में नहीं है, ये उज्बेकिस्तान में है। ये एक मिलिटेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, 2002 में फाउंड किया गया था और इसके फाउंडर हैं नजमुद्दीन। और लास्ट है हक्कानी नेटवर्क, ये अफगानिस्तान में वर्क करता है, ये बिल्कुल सही है और ये इजी भी होगा, इसे मोस्टली पीपल इसके बारे में जानते होंगे। ये एक अफगान का गुरिल्ला इंसर्जेंट ग्रुप है जो कि फाइट करता है गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान के खिलाफ। 1980 में ये फाउंड किया गया था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 8th क्वेश्चन है, विच यूएस फॉरेन मिनिस्टर यूज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप। अमेरिका के किस विदेश मंत्री ने कगार की नीति का प्रयोग किया? टिमोथी पिकरिंग ने, जॉन मार्शल ने, जेम्स मैडिसन ने, जॉन फोस्टर डुलेस ने। बताइए आपने क्या ये कगार की नीति शब्द इसके पहले सुना था? जिसको इसका आंसर आता होगा बहुत अच्छी बात है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस विदेश मंत्री अमेरिका के यूज किया था कगार की नीति का? कौन सा है वो विदेश मंत्री? आपको 4 नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन फॉस्टर डुलेस यूएस के फॉरेन मिनिस्टर थे और इन्होंने ही पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप का प्रयोग किया। देखिए सबसे पहले जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, परमाणु हमले का यूज़ किया, उसके बाद से एक तरह से ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट बन गया था कि हमें जिन भी नेशन से हमारी लड़ाई चल रही है हम उन्हें धमकी देंगे न्यूक्लियर वॉर की, कि हमारे पास तो परमाणु हथियार है, हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, और वो डर जाएंगे। इससे क्या होगा कि इससे अमेरिका की जो सुप्रीमेसी है वो बरकरार रहेगी, सर्वोच्चता अमेरिका की बरकरार रहेगी। और इस पॉलिसी में यही था, जॉन फोस्टर डुलेस ने जो इसका यूज़ किया यही था। ये कोल्ड वॉर के दौरान इसका यूज़ किया गया था कि हमें यूएसएसआर को इन्हीं धमकियों का प्रयोग करके डराए रखना है, कि एक तरह से ये इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि अगर हम न्यूक्लियर वॉर की धमकी देंगे तो शायद ये थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएं। एक धमकी मात्र देना, फिर चाहे वो असली में हम उसका यूज़ करें या ना करें, पर एक तरह से सामने वाले देश के ऊपर आतंक पैदा करना कि वो बस डर जाए, और ऐसा करना कि हम सच में वास्तव में इसका यूज़ करेंगे न्यूक्लियर वॉर का आपके ऊपर। यही इस पॉलिसी का मेन पार्ट था जिसे जॉन फोस्टर डुलेस जी ने यूज़ किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है CTBT वॉज साइंड इन 1997, 1997 में CTBT पर हस्ताक्षर किए गए थे। सेकेंड है टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सेंटर फॉर ऑपरेटिंग ट्रीटी, संधि संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी केंद्र स्थापित करना। बताना है कि CTBT के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकेंड या दोनों ही सही हैं या फिर एक भी सही नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। CTBT देखिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट वाइज देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि CTBT वॉज साइंड इन 1997। क्या 1997 में हमने जो नेशंस थे उन्होंने व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि साइन किया था? गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 1996 में साइन किया गया था। अब इसमें था क्या, इसमें यह था कि कोई भी राज्य किसी भी प्रकार से कभी भी कहीं भी परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, फिर चाहे वो P5 देश क्यों ना हो, जो मोस्ट पावरफुल 5 कंट्रीज जैसे अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, यही क्यों ना हो, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते। और कोई भी देश परमाणु परीक्षण के संबंध में अन्य देशों का समर्थन नहीं करेगा। अब सेकंड क्या है, टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सेंटर फॉर ऑपरेटिंग ट्रीटी, संधि संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय निगरानी केंद्र स्थापित करना। यह स्टेटमेंट सही है, इसे स्थापित किया गया था ताकि कि संधि का जो संचालन है वो किया जा सके। CTBT को अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया गया, और अगर इस संधि के किसी भाग पर कोई विवाद है तो उसे सुलझाया कहाँ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसे सुलझाया जाएगा। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इंडिया और पाकिस्तान दो ऐसे नेशन हैं जिन्होंने ये ट्रीटी साइन नहीं की है, क्योंकि इनका मानना है कि देखिए हमने साइन नहीं की वो तो समझ में आता है, पाकिस्तान इसलिए साइन नहीं किया होगा क्योंकि इंडिया ने साइन नहीं की। तो देखिए ये है कि इनका मानना है कि इस संधि के द्वारा विकासशील देशों को तकनीक से वंचित रखने का प्रयत्न किया जा रहा है, क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो तो अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलप कर चुके हैं और उनको तो परमाणु परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस ट्रीटी को एक तरह से डिफरेंशियल मान करके इन्होंने ये ट्रीटी साइन नहीं की, इंडिया और पाकिस्तान ने। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 10th क्वेश्चन है, द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ नाफ्टा आर। नाफ्टा के सदस्य देश हैं। नाफ्टा यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आपको बताना है कि इस एग्रीमेंट में कौन कौन से देश हैं। यूएसए कनाडा, यूएसए कनाडा मैक्सिको, कनाडा मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको। बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यूएसए कनाडा और मैक्सिको नाफ्टा की मेंबर कंट्रीज हैं। ये एग्रीमेंट फोर्स में कब आया था? 1 जनवरी 1994 को नाफ्टा एग्रीमेंट फोर्स में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? क्यों यूएसए कनाडा और मैक्सिको ने ये एग्रीमेंट साइन किया था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि टू एलिमिनेट ऑल टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन यूएस कनाडा मैक्सिको। इससे ये था कि हमें अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों नेशंस ने ये फैसला लिया कि हमें अपने जो हमारा जो व्यापार है उसे हमें बढ़ाना है आपस में, और जो भी जो टैरिफ की जो इश्यूज आते हैं उन्हें सॉल्व करना है। जितने भी व्यापार में बैरियर आते हैं हमें उनको रिमूव करना है। मेन इस एग्रीमेंट को इसलिए साइन किया गया था। किनके बीच में? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। अभी लेटेस्ट में 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हमें नाफ्टा का एक तरह से नाम चेंज करना चाहिए, और इसका नाम क्या रखा गया? USMCA यानी यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, कि हम इस एग्रीमेंट से नाफ्टा को रिप्लेस कर देंगे। कोई खास अंतर नहीं आएगा, उसमें भी यूनाइटेड स्टेट्स होगा, मैक्सिको होगा और कनाडा, ये 3 देश ही रहेंगे। बस थोड़ा सा इससे ये है कि हमें और अपने व्यापार को बढ़ावा देना है, सिर्फ मेन इसलिए नाफ्टा का थोड़ा सा एक तरह से बात तो वही है, बस नाम चेंज करके USMCA यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, जिसमें कि यूएसए, कनाडा और मैक्सिको ही उसका पार्ट रहेंगे। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 11th क्वेश्चन है, इंटरपोल मीन्स। इंटरपोल का आपको मतलब बताना है कि इंटरपोल क्या है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है, या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स है, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस है। बताइए इंटरपोल क्या है? अक्सर इसका नाम न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है, अगर आप करंट पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि इंटरपोल क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से, और ये फैसिलिटेट करता है वर्ल्ड वाइड जो पुलिस है उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ाया जाए और क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। प्रेजेंट में इसमें 194 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। मेन पर्पस यही था कि वर्ल्ड पुलिस को इनेबल किया जाए टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया ने इंटरपोल कब ज्वाइन किया? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। और इसका मेन थीम यही है कि टू मेक वर्ल्ड अ सेफर प्लेस, विश्व को एक सुरक्षित स्थान बनाया जा सके और इंटरनेशनल क्राइम के खिलाफ लड़ा जा सके एक साथ। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिसआर्मामेंट।
निम्नलिखित में से कौन सा निरस्त्रीकरण से संबंधित है? साल्ट, एनपीटी, सीटीबीटी, नाटो। बताइए डिसआर्मामेंट से कौन सी ट्रीटी है जो रिलेटेड नहीं है? साल्ट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। एनपीटी आपको पता है, सीटीबीटी मैंने पहले बताया, और नाटो की भी बात हो चुकी है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नाटो कहीं से भी निरस्त्रीकरण की बात नहीं करता, साल्ट करता है। यह है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। इसका मेन एम यही है, टू कंट्रोल द आर्म्स रेस। साल्ट फर्स्ट साइन हुआ, साल्ट सेकेंड साइन हुआ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में 1972 में और 1979 में। फिर एनपीटी आपको पता ही होगा, ये तो मेन ही इसके लिए काम करती है, डिसआर्मामेंट के लिए मेन यही ये ट्रीटी हुई थी। 1968 में साइन हुई और 1970 में इफेक्टिव आई। और सीटीबीटी 1996 में, मैंने पहले इसके बारे में बात किया है। और नाटो निरस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, ये तो एक मिलिट्री अलायंस था। 1949 में ये एग्रीमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से बना था। तो ये कहीं से भी डिसआर्मामेंट से रिलेटेड नहीं है, बाकी तीनों डिसआर्मामेंट से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बिगेन वर्किंग इन। न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय काम करना शुरू किया। कब शुरू किया आपको बताना है? 1945, 1948, 1946, 1949। बताइए 1945 है, 1948, 1946, 1949। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने काम करना कब शुरू किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 1946 से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने काम करना शुरू किया, जबकि फाउंड कब किया गया था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग में। ये एक 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो यूएन के हैं उनमें से एक ऑर्गन आईसीजे भी है। इसका काम क्या है? ये डिस्प्यूट्स को सेटल करता है किन्हीं दो नेशंस के बीच में, और उन्हें एक तरह से एडवाइजरी भी देता है। अगर कोई लीगल इश्यूज इंटरनेशनल स्तर पर आ रहे हैं तो उन पर ये एडवाइजरी देने का भी काम करता है। इसका ओपिनियन, इसकी रूलिंग, ये एक सोर्स है इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक स्रोत की तरह ये काम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और 1946 से ये काम करना शुरू किया और फाउंड हुआ 1945 में। और इसकी जो स्थापना थी वो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन के थ्रू हुई थी, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के थ्रू। इसलिए जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन के तौर पर जाना जाता है। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सेलेक्ट द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये भी आईसीजे के बारे में क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करता है? ए है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, बी है यूएन जनरल असेंबली, सी है यूएनएचआरसी, डी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बताइए कि आईसीजे के जो जजेस होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उनका चयन कौन करता है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली चुनाव करती है न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। 15 जजेस इलेक्ट होते हैं 9 ईयर्स के लिए, 9 साल के लिए 15 जज इलेक्ट किए जाते हैं। किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15th क्वेश्चन है, EH कार्ड डिवाइडेड पावर इनटू 3 कैटेगरीज। EH कार्ड ने शक्ति को 3 श्रेणी में बांटा था। आपको बताना है कि कौन कौन सी वो 3 श्रेणियां हैं। ए है मिलिट्री पावर, सोशल पावर, पावर अफेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन, सैन्य शक्ति, सामाजिक शक्ति, जनता की राय को प्रभावित करने वाली शक्ति। बी है मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, सोशल पावर, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति। सी है
सोशल पावर, एटॉमिक पावर, पावर अफेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन। सामाजिक शक्ति, परमाणु शक्ति, जनमत को प्रभावित करने वाली शक्ति। डी है मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, पावर अफेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन। सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, जनमत को प्रभावित करने वाली शक्ति। बताइए, E.H. कार ने शक्ति को 3 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी वो 3 कैटेगरीज हैं, आपको यहां पर ये बताना है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, पावर अफेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन। E.H. कार कौन थे? ये हिस्ट्रियन थे यूनाइटेड किंगडम के, और इनकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बुक आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो है 20 ईयर्स क्राइसिस, और इनकी बुक्स है व्हाट इज हिस्ट्री है, अ हिस्ट्री ऑफ सोवियत रशिया, ये भी इनकी बुक है। इन्होंने जो ये डिवाइड किया शक्ति को 3 श्रेणियों में, तो उन्होंने कहा कि इनका मानना था कि शक्ति की संकल्पना मूलतः अविभाज्य है। ये एक तरह से पावर को तो अनडिवाइडेड मानते थे, इसलिए शक्ति को 3 श्रेणी में विभाजित करने का आशय शक्ति को विभाजित करना नहीं है। जो उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हैं, ये सिर्फ इन्होंने एक तरह से कैटेगरी डिवाइड की है, और साथ में कहा भी है कि हम पावर को डिवाइड नहीं कर सकते, पावर अनडिवाइडेड है, अविभाज्य है। E.H. कार जी का ही ये स्टेटमेंट था शक्ति के बारे में। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, और अपना स्कोर जो आपने गेट किया है उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर कोई आपको डाउट है तब भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, IR के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देखिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए और अपना स्कोर कमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा एग्जाम के लिए अच्छा होगा, इसलिए आप क्वेश्चंस लगाते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फॉर ऑल दी डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।